एक दिन तो चमत्कार हो गया था। पक्षियों ने बड़ी हिम्मत करके बाजू चील को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। पर बाजू चील का वे जालिम पति अपनी जान बचाकर वहां से फौरन भाग गया था। पकड़ी गई, बाजू चील आज पकड़ी गई। बहुत परेशान किया है इसने। आए दिन हमारे बच्चों को मारकर खा जाती है ये। ओ बाजू चील, हम पक्षी कमजोर हैं पर तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। हमने आज बहुत चालाकी से तुम्हें पकड़ ही लिया। हाँ, इसे तो पकड़ लिया, पर इसका वे जालिम पति तो यहाँ से बचकर भाग गया। कोई बात नहीं कालू कव्वे, बाजू चील पकड़ में आ गई है तो इसका वे जालिम पति भी एक न एक दिन हमारी पकड़ में जरूर आ जाएगा। हाँ जरूर। चलो पक्षियों, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ। अभी के अभी इस बाजू चील को जलाकर राख कर देते हैं। हाँ, जला दो जला दो। इस बाजू चील ने मेरे बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारकर खाया है। सारे पक्षी बाजू चील को जलाने के लिए तैयार थे। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, रुक जाओ पक्षियों, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मिट्ठू महाराज नहीं है जंगल में। कल जब मिट्ठू महाराज वापस जंगल में आ जाएंगे तो वो जैसा कहेंगे हम फिर वैसा ही करेंगे। हाँ पक्षियों, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। मिट्ठू महाराज की अनुमति के बिना हम बाजू चील को नहीं जला सकते। अगर कल मिट्ठू महाराज ने बाजू चील को जलाने का कह दिया तो सबसे पहले मैं बाजू चील को जलाऊंगा। चलो पक्षियों, बाजू चील यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सब अपने अपने घर जाते हैं। फिर कल महाराज जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सब पक्षी फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बाजू चील जिस पिंजरे में कैद थी उस पिंजरे की चाबी मीनू चिड़िया के पास थी। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उधर दूसरी तरफ बाजू चील का पति और उसका बेटा काफी ज्यादा परेशान थे। बाबा बाबा मम्मा को लेकर आओ, मम्मा के बगैर मैं कैसे रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता न करो। पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। बड़ी चालाकी से हम पर हमला कर दिया और बाजू चील को पकड़ लिया। पर तुम्हारे बाबा भी किसी से कम नहीं। मैं तुम्हारी मम्मा को जल्दी वहाँ से आजाद करवा के ले आऊंगा। तभी वहां पर भागा भागा जग्गू पक्षी आता है। वे जग्गू पक्षी बहुत चालाक था। वे रहता तो पक्षियों के जंगल में था, पर वे जंगल की एक एक बात आकर बाजू चील और उसके पति को बताता था। जग्गू पक्षी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि जंगल के पक्षियों ने हमारे लिए इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था जिसमें बाजू चील फंसी गई। मुझे माफ करना बबलू चील, मैं तो जंगल से बाहर गया हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब पक्षियों ने तुम चीलों को पकड़ने का उपाय बना लिया। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे किसी भी तरह बाजू चील को वहाँ से आजाद करवा के वापस लेकर आना है। बबलू चील, सारे पक्षी बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि बाजू चील को आग लगाकर जला देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मीनू चिड़िया ने कहा कि मिट्ठू महाराज के आने के बाद ही वे कोई फैसला करेंगे कि बाजू चील को क्या सजा देनी है। अगर मिट्ठू महाराज ने मेरी बाजू चील को जलाने का कह दिया तो क्या होगा? हमारे पास कल तक का समय है, क्योंकि मिट्ठू महाराज कल सुबह आने वाले हैं। हमें किसी भी तरह आज रात को ही बाजू चील को वहाँ से आजाद करवा कर लाना होगा। बस फिर बबलू चील और जग्गू पक्षी बाजू चील को आजाद करवाने का कोई प्लान बनाते हैं। रात हो जाती है। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। बाजू चील पिंजरे में अकेली बैठी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी वहां पर जग्गू पक्षी और बबलू चील आ जाते हैं। पति जी मुझे बचा लो। मुझे यहाँ से ले चलो, वरना ये जालिम पक्षी मुझे जलाकर राख कर देंगे। बाजू, तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। बबलू चील, तुम यहीं पर ही बैठो। मैं छुपके से मीनू चिड़िया के घर में जाता हूँ और पिंजरे की चाबी लेकर आता हूँ। फिर जग्गू पक्षी छुपके से खिड़की के रास्ते मीनू चिड़िया के घर में घुस आता है और वे फौरन पिंजरे की चाबी उठाकर वहां से भाग जाता है। अरे ये चाबी से ताला क्यों नहीं खुल रहा?
यार जल्दी खोलो वरना कोई आ जाएगा। तभी अचानक दो बड़े बड़े जाल आकर उन दोनों पर गिरते हैं और वे दोनों भी जाल में कैद हो जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया भी फौरन अपने घर से निकलकर बाहर आती है। मीनू चिड़िया, हमारा उपाय सफल हो गया। बाजू चील का पति और ये जासूस पक्षी भी पकड़ा गया। जग्गू पक्षी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम हमें धोखा दे रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया, तुम्हारी कितनी सेवा की, पर तुमने फिर भी हम पक्षियों को धोखा दिया। मीनू चिड़िया, इसका मतलब तुम सोने का नाटक कर रही थी और ये जो चाबी है ये भी नकली है। हाँ, ये सब हमारा उपाय था। हमें पता था कि बाजू चील को छुड़वाने आज उसका पति रात को जरूर हमारे जंगल में आएगा। कालू कव्वे, बाजू चील तो पकड़ी गई पर वे बबलू चील तो भाग गया। हमें उसे किसी भी तरह से पकड़ना होगा। मीनू चिड़िया, बबलू चील को तो हम पकड़ेंगे पर साथ ही हमें उस पक्षी को भी पकड़ना है जो हमारी सारी बातें जाकर चीलों को बताता है। वैसे कालू कव्वे, मुझे यकीन है वे जासूस पक्षी आज रात को बबलू चील को लेकर जरूर हमारे जंगल में आएगा। क्योंकि बाजू चील हमारे जंगल में है, इसीलिए आज रात को वे दोनों जरूर हमारे जंगल में आएंगे। हाँ तो आने दो, हम बबलू चील को पकड़ लेंगे और साथ ही उस जासूस पक्षी का भी पता लग जाएगा कि आखिर हमें कौन धोखा दे रहा है। बबलू चील, हमें पता था तुम जरूर आओगे हमारे जंगल में, इसीलिए हमने पहले से ही तुम्हें पकड़ने की योजना बना ली थी। बस फिर दूसरे दिन सुबह मिठू महाराज वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। मिठू महाराज, यही वे दोनों चीलें हैं जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया। हमारे मासूम मासूम बच्चों को बेदर्दी से मारकर खाते रहे। हाँ मिठू महाराज, आप कहें तो मैं इन दोनों चीलों को अभी के अभी जला दूं। हाँ पक्षियों, मैं अनुमति देता हूँ, इन दोनों चीलों को जला डालो। जब इन दोनों ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें इनके बारे में। और मिठू महाराज, जग्गू पक्षी का क्या करें जो इतने सालों से हमें धोखा दे रहा था। इसे मैं सारी जिंदगी के लिए कालाबाज के पीछे डाल दूंगा, यही इसकी सजा है। बस फिर महाराज के हुक्म पर उन दोनों चीलों को रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर पक्षी लकड़ियों में आग लगाकर उन चीलों को आग में जलाने लगते हैं। इस तरह वे दोनों जालिम चीलें अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं और वे धोखेबाज जग्गू पक्षी भी हमेशा हमेशा के लिए कालाबाज में कैद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बार तो हम पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बहुत मजबूत बनाए हैं और हमारे घोंसले हवा से भी नहीं उड़ने वाले। परंतु मीनू चिड़िया, जग्गू साइंटिस्ट बता रहा था कि इस बार हमारे जंगल में बहुत तेज हवाएं चलेंगी। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो कालू कव्वे? मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बार हमारे घोंसलों को कुछ नहीं होने वाला। इस बार सारे पक्षी निश्चिंत होकर आराम से अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे। तोती जी, तुमने ये अंडे देकर मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तोते जी, अभी तो और ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि आज ही हमारे ये दोनों अंडे फूटने वाले हैं। क्या? अरे वाह, मेरे बच्चे आज ही अंडों से बाहर आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे सब पक्षियों को बताना होगा अभी। अच्छा, अगर आप जा रहे हैं तो आज की आप सब पक्षियों को दावत भी दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। पहली बार जो हमारे अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं, मैं तो सबको बुलाऊंगा, सबको दावत दूंगा मैं। तोता तो बहुत ज़्यादा खुश था। वे फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मेरे अंडे फूटने वाले हैं, तुम जल्दी से आ जाओ मेरे घोंसले में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस अभी आती हूँ तोते। फिर तोता कालू कौवे के घोंसले में जाता है। कालू कौवे, रानी कौवी, जल्दी करो, जल्दी से मेरे घोंसले में चलो। अरे अरे तोते, क्या हो गया? घोंसले में आग तो नहीं लग गई?
नहीं नहीं, आग नहीं लगी। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। जल्दी चलो मेरे घोंसले में। अरे वाह, तुम्हें बहुत मुबारक हो तोते। मैं और रानी जरूर आएंगे। इस तरह तोता बाकी के और पक्षियों को भी अपने घोंसले में आने की दावत देता है। फिर थोड़ी देर में सब पक्षी तोते के घोंसले में आ जाते हैं और अंडे फूटने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर में एक अंडा फूटता है और उसमें से एक नन्ही सी तोती निकलती है। मेरी बच्ची, मेरी सुंदर तोती, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। कुछ ही देर में दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक नन्हा सा तोता निकलता है। अरे वाह भाई तोते, एक बेटा और दूसरी बेटी। वाह, कितने ज्यादा सुंदर है तुम्हारे बच्चे। पक्षियों, तुम सब अभी कहीं पर भी नहीं जाना। मैं तुम सबके लिए मजेदार भोजन लेकर आता हूँ अभी। बच्चों की आने की खुशी में तोता बहुत ज्यादा खुश था। वे सब पक्षियों के लिए भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर में तोता सब पक्षियों के लिए गरम गरम बिरयानी लेकर आता है और सब पक्षी मिलकर मजे से बिरयानी खाते हैं। और फिर सारा भोजन खाकर सब पक्षी वापस अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तोता और तोती बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अचानक ही जंगल में तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और जंगल के सभी पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। बस तभी तेज़ हवा का झोंका आता है और तोते का घोंसला बच्चों समेत नीचे गिर जाता है। बच्चे बेचारे बहुत छोटे थे, वे दोनों तो उसी समय ही मर जाते हैं। तोते जी, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों ने तो अभी ठीक से आंख भी नहीं खोली थी और ये हादसा हो गया। सारे पक्षी भी फौरन से वहां पर आते हैं और इतना बड़ा हादसा देखकर वे सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। मैंने कहा था ना मैंने कि इस बार जंगल में काफी तेज हवाएं चलेंगी। देख लो कितना बड़ा हादसा हो गया। हाँ, ये जंगल हमारे किसी काम का नहीं। अगर हम इसी तरह इस जंगल में रहते रहे तो हम अपने बच्चों को खोते रहेंगे। हाँ पक्षियों, ये तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे और हमारे बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। ना बाबा ना, कालू जी, हम छोड़ देंगे इस जंगल को। मुझे नहीं रहना इस जंगल में। अरे पक्षियों, हवाएं तो दूसरे जंगल में भी चलती हैं। इस जंगल को छोड़ना इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि हमें कुछ और सोचना चाहिए। तुम चुप करो मीनू चिड़िया। आज से हमें से कोई भी पक्षी इस जंगल में नहीं रहेगा। हम सब पक्षी चलते हैं इस जंगल को छोड़कर। ठीक है भाई, जब सब पक्षी जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। तो ठीक है फिर पक्षियों, कल हम सब पक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाएंगे। वे तेज हवाएं दोबारा से रुक गई थीं। वे सब पक्षी फिर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। चलो, मैं कल रास्ते के लिए भोजन ढूंढ लेती हूँ, वरना कल रास्ते में भोजन नहीं मिलने वाला। फिर मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर वे भोजन ढूंढती ढूंढती जंगल से काफी ज्यादा दूर निकल जाती है। वे तो इंसानों की बस्ती में आ जाती है और वे इंसानों के बनाए हुए बड़े बड़े घर देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे, ये तो मैं इंसानों की बस्ती में आ गई। यहाँ पर तो इंसानों ने अपने लिए कितने बड़े बड़े घर बनाए हैं। मीनू चिड़िया को इंसानों के बनाए हुए घर अच्छे लगते हैं और मीनू चिड़िया फौरन वापस अपने जंगल चली जाती है और फिर वे अपने जंगल में आकर कुल्हाड़ी से पेड़ की लकड़ियां काटने लगती है। मीनू चिड़िया को इस तरह पेड़ की लकड़ियां काटते हुए देख सब पक्षी वहां पर आ जाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम मीनू चिड़िया? पक्षियों, आई हुई समस्या को देखकर भागते नहीं, बल्कि उसका हल निकालते हैं। और मुझे हमारी समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय मिल गया है।
क्या मतलब मीनू चिड़िया, तुम्हें कौन सा उपाय मिला है? मुझे पहले लकड़ियाँ काटने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लग जाती है। थोड़ी देर में वे कुछ लकड़ियां काट के अपने पेड़ पर आकर उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात हो गई थी। सब पक्षी तो आराम से अपने घोंसले में सो गए थे, पर मीनू चिड़िया काफी मेहनत से अपना लकड़ियों का घर बना रही थी। दूसरे दिन सुबह मीनू चिड़िया अपना लकड़ियों का मजबूत घर बनाकर बिल्कुल तैयार कर देती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा घर बन गया। ऐसे घर तो इंसान बनाते हैं। हाँ कालू कौवे, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हम पक्षी भी मेहनत करके सब कुछ बना सकते हैं। मीनू चिड़िया, अगर हम सब पक्षियों के पास भी ऐसे ही घर हों तो इस जंगल को छोड़ के जाने की कोई टेंशन ही नहीं। बस अब हम पक्षी भी बिल्कुल ऐसे ही लकड़ियों के घर बनाएंगे ताकि इस जंगल को छोड़ के जाने की जरूरत ना पड़े। मीनू चिड़िया के उपाय की वजह से सब पक्षी अब उस जंगल को छोड़कर नहीं जाते। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय देना ना भूलें। आहा, क्या स्वादिष्ट पिज्जा था, खाकर मजा आ गया। वाह राजू कौवे, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। तुम रोजाना पिज्जा बर्गर और बाहर के खाने खाते हो, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ नहीं बोलती? मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनसे जो कहता हूँ मुझे फौरन ला कर देती हैं। ये सब देखकर मानो चिड़ा सोच रहा था। एक मेरी मम्मा है जो मुझे बाहर का खाना खाने ही नहीं देती। क्या मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती? ये सोचते सोचते मानो चिड़ा उदास होकर अपने घर चला जाता है। आओ मानो चिड़े, ये देखो मैंने अपने बेटे के लिए ये दाल चावल बनाए हैं। चलो अब इसे जल्दी से खा लो। मम्मा नहीं खाना मुझे आपके ये बेकार दाल चावल, मुझे तो पिज्जा खाना है। मानो ये क्या तरीका है, भोजन को बुरा नहीं कहते। चलो जल्दी से खा लो इसे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पिज्जा खाना है। पता है रानी आंटी राजू कौवे से बहुत प्यार करती हैं, जो मांगता है उसे फौरन से मिल जाता है। लगता है मम्मा मैं तो जैसे आपका कोई सौतेला बेटा हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा करती हो। ओह अच्छा, अब समझ आया, ये सब तुम राजू कौवे को देख कर रहे हो ना। देखो मानो चिड़े, बाहर के पिज्जा बर्गर सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मानो कभी बीमार ना हो। चलो बेटा अब जिद ना करो और जल्दी से ये दाल चावल खाओ। मानो चिड़ा चुप हो जाता है और चुपचाप दाल चावल खाने लगता है। मेरी मम्मा तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी, परंतु मैं भी रोजाना बाहर के खाने खा कर रहूंगा। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन सुबह मानो चिड़ा स्कूल जा रहा था। ये लो मानो चिड़े, तुम्हारा भोजन, याद से खा लेना इसे और स्कूल से बचाकर बिल्कुल मत लाना। हाँ मैं खा लूंगा मम्मा, परंतु आज हमारी स्कूल टीचर ने सब बच्चों को 100 रुपए लाने का कहा है। अच्छा चलो मैं लाकर देती हूँ अभी। मानो चिड़ा मीनू चिड़िया से झूठ बोलकर 100 रुपये लेकर स्कूल चला जाता है और वे रास्ते में एक पेड़ के किनारे मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन फेंक देता है। जान छूटी मेरी इस बेकार भोजन से। चलो अब स्कूल जाता हूँ। रास्ते से मानो चिड़ा मीनू चिड़िया के दिए हुए पैसों से पिज्जा खरीद कर स्कूल चला जाता है। अरे वाह भाई, क्या बात है मानो चिड़े, तुम्हारी मम्मा ने आज भोजन में तुम्हें पिज्जा कैसे दे दिया? क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने जिद की
और उन्होंने मुझे पिज्ज़ा लाकर दे दिया। बस फिर मानो चिड़ा मज़े से वे पिज्ज़ा खाने लगता है। अगले दिन भी स्कूल जाने के समय मानो चिड़ा मीनू चिड़िया से पैसे मांगता है। मम्मा, कल स्कूल जाते हुए रास्ते में मुझसे 100 रुपए कहीं गिर गए थे। मैंने बहुत ढूंढे पर मुझे नहीं मिले। पर आज मुझे लाजमी अपनी टीचर को वो 100 रुपए देने होंगे, वरना टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। क्या बेटा, पैसों का ध्यान रखना था ना तुम्हें। चलो ये लो, मैं 100 रुपए दे रही हूँ तुम्हें, अब एहतियात से लेकर जाना। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और वे कल की तरह आज भी पेड़ के किनारे मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन फेंक देता है और उन पैसों से गरम गरम बर्गर खरीदकर स्कूल ले जाता है। अब तो जैसे मानो चिड़े के मज़े ही आ गए थे। वे रोज़ाना मीनू चिड़िया से झूठ बोलकर पैसे ले जाता और स्कूल में आकर बाहर के खाने खाता था। आ गया मेरा बेटा स्कूल से। मानो चिड़े, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरा दिया हुआ सारा भोजन खा लेता है। हाँ मम्मा, आज आपने बहुत मज़े के दाल चावल बनाए थे, खाकर मज़ा आ गया। अरे, पर मैंने तो इससे पुलाव दिए थे, तो ये मानो चिड़ा मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। आज की पूरी रात बस बेचारी मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े के बारे में ही सोच रही थी। अब तो मानो चिड़ा रोजाना मुझसे 100 रुपए मांगने लगा है और भोजन भी सारा खा लेता है, जरा सा भी नखरे नहीं करता। लगता है अब मुझे मानो चिड़े पर नजर रखनी होगी। बस अगले दिन सुबह मानो चिड़ा रोजाना की तरह आज भी नया बहाना बनाकर मीनू चिड़िया से पैसे मांगता है। मम्मा, आज स्कूल में पार्टी है, आप मुझे 100 रुपए दे दो ना, हम बच्चे मिलकर आज आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ, ये लो मानो, तुम्हारे 100 रुपए। मानो चिड़ा आज भी 100 रुपये लेकर अपने स्कूल चला जाता है, पर आज मीनू चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाती है। मानो चिड़ा वही रोज की तरह आज भी पेड़ के किनारे मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन डाल देता है और फिर एक दुकान से पिज्ज़ा खरीदकर खाने लगता है। पर आज मीनू चिड़िया छुपके ये सारा कुछ देख लेती है। मानो चिड़े, मैंने सब देख लिया कि तुम अपनी मम्मा को किस तरह से धोखा दे रहे हो। कितने दिनों से तुम मेरा बनाया हुआ भोजन यहाँ लाकर फेंक रहे थे। तभी जमीन पर पड़ा हुआ वो भोजन देखकर एक नन्हा गरीब कबूतर वहां पर आता है। अरे, ये तो गंदा है, जमीन पर पड़ा हुआ है, तो तुम इसे क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे घर भोजन नहीं बनता, सारा सारा दिन भूखे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं रोज़ाना यहाँ पर आकर ये स्वादिष्ट पड़ा हुआ भोजन खा लेता हूँ। वाकई में ये भोजन बहुत मज़े का होता है, खाकर मज़ा आ जाता है। ये सब सुनकर मानो चिड़े को अपनी गलती पर बहुत एहसास होता है और वे रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं समझ गया हूँ कि हमें हमेशा भोजन की कदर करनी चाहिए। मैं आज के बाद कभी भी भोजन को बुरा नहीं बोलूँगा। इस भोजन को मैं बुरा समझकर इसे फेंक देता था, पर मुझे क्या पता था कि इस भोजन के लिए कई पक्षी तरसते हैं। मानो चिड़ा इस तरह मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भोजन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो भोजन के लिए तरसते हैं। मैं जानता हूँ पक्षियों कि जंगल के सभी नन्हे पक्षियों की स्कूल में छुट्टियाँ पड़ गई हैं और सारे नन्हे पक्षी अब घरों में बोर हो रहे होंगे। इसीलिए मैंने बच्चों के लिए ये झूला बनवाया है। अब इस झूले में बैठकर बच्चे खूब मज़े करेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि इस झूले के बराबर में तो देखो, सेब का कितना बड़ा पेड़ है। अगर नन्हे पक्षियों को भूख लगेगी
तो ये सेब खा लेंगे। वे सेब का पेड़ था तो काफी बड़ा, पर उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा सुराग था। अरे वाह मिट्ठू महाराज, ये झूला तो वाकई बहुत अच्छा है। बहुत मजा आएगा इस झूले पर। इस झूले की वजह से तो अब बच्चे मेले में जाने की भी जिद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मेरा राजू कौवा तो इस झूले को देखकर पागल ही हो जाएगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज, वाकई में आप एक अच्छे महाराज हो, जो हम जैसे गरीब पक्षियों के बारे में इतना सोचते हो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तुम सब पक्षी मेरी जिम्मेदारी हो। मैं महाराज हूँ इस जंगल का, और नन्हे पक्षियों को इस झोले में बैठा देख मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये कहकर मिट्ठू महाराज अपने महल चले जाते हैं। वे सारे पक्षी भी अपने अपने बच्चों को लेने घर चले जाते हैं। राजू बेटा, जल्दी चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बाबा बाबा, मुझे नहीं करनी जंगल की सैर। मैं थक गया हूँ, मुझे बैठने दो घर में आराम से। जंगल की सैर कराने नहीं ले जा रहा तो मेरे साथ तो चलो। क्या बात है राजू, आवाज नहीं आ रही बाबा की? बुला रहे हैं ना वो, चलो जाओ इनके साथ। कालू कौवा राजू कौवे को लेकर अपने साथ उस झूले के पास चला जाता है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे मानो, सुनो चिड़ी, क्या बात है? आप दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? तो क्या करें मम्मा, हम जब से हमारी स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, मैं और सोनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा बोर होने लगे हैं। चलो मेरे बच्चों, मेरे साथ चलो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। बस मीनू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर झूले के पास चली जाती है। अब सारे पक्षी झूला दिखाने के लिए अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। झूला? वाह मम्मा, ये झूला तो बहुत अच्छा है। बाबा, मैं तो अब घर में आऊंगा ही नहीं, सारा सारा दिन इस झूले में ही बैठा रहूंगा। बड़े झूले को देखकर तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अब बारी बारी वे बच्चे झूला झूल रहे थे और उन बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब रोजाना सुबह होते ही वे नन्हे पक्षी झूला झूलने के लिए निकल जाते थे, और जब उन्हें भूख लगती थी तो वे पास वाले सेब के पेड़ पर आकर सेब खाकर अपना पेट भर लेते थे। फिर एक रात बाजू चील मिट्ठू महाराज के सैनिकों से छुपकर जंगल में घुस आई थी। बाजू चील जंगल में कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी, तभी उसे वे सेब का पेड़ दिखता है जिसमें बड़ा सा सुराग था। ये देखकर बाजू चील उस बड़े सेब के पेड़ के अंदर आकर ही छुप जाती है। नन्ही बुलबुल सेब खाकर झूले पर आती है और झूला झूलने लगती है। जैसे ही वे झूले से फिसलती फिसलती झूले के अंदर जाती है तो बाजू चील उसे अंदर ही पकड़ लेती है। चलो, पहला शिकार तो मिल गया, जल्दी से इसे खाकर अपना पेट भरती हूँ। बाजू चील जरा सी भी देरी नहीं करती और फौरन से नन्ही बुलबुल को मारकर उसे खाने लगती है, और फिर दोबारा से पक्षियों से छुपकर वे उस सुराख वाले पेड़ में आकर छुप जाती है। अब रात हो गई थी। वे सारे बच्चे झूला झूलकर अब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारे नन्हे पक्षी तो झूला झूलकर अपने अपने घरों को आ गए, पर मेरी छोटी वाली बेटी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई। मम्मा, मैंने तो उससे काफी देर तक ढूंढा, पर न जाने वे कहाँ चली गई। चिंता न करो बुलबुल बहन, जरूर तुम्हारी बेटी रास्ता भूल गई होगी। देखना, कल सुबह तक तो वे वापस आ जाएगी। अगले दिन सुबह भी वे सारे नन्हे पक्षी झूला झूलने आ जाते हैं, और आज के दिन जैसे ही नन्हा तोता झूले से फिसलकर झूले के अंदर आता है तो बाजू चील उस नन्हे तोते को मारकर खा जाती है। फिर आज रात नन्हा तोता घर नहीं आया था, जिस कारण तोता और तोती तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। ये हो क्या रहा है? कल बुलबुल की बेटी रास्ता भूल गई थी और आज मेरा बेटा। पर मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, वे रास्ता तो नहीं भूल सकता। पर अगर वे रास्ता नहीं भूला
तो वे गया तो कहाँ गया? अब तक घर क्यों नहीं आया वापस? पक्षियों, कहीं हमारे जंगल में सांप या फिर बाजू चील तो नहीं घुस आई जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रही हो? नहीं कालू कौवे, हमारे जंगल में बाजू चील या सांप तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जंगल के चारों तरफ मिट्ठू महाराज के सैनिक खड़े हैं। उनके होते हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे सारे पक्षी बाजू चील वाली बात पर ज़्यादा गौर नहीं देते और फिर अगले दिन भी वे सारे पक्षी झूला झूलने के लिए आ जाते हैं। और आज रात फिर से कोई बच्चा गायब होता है। कैसे भाइयों तुम मनोचिड़े अपनी छोटी बहन का ख्याल न रख सके? कहाँ चली गई वो? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मम्मा, मैं तो झूला झूल रहा था, अचानक सोनू चिड़िया न जाने कहाँ गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाजू चील तो झूले में छुपने की वजह से अब तक काफी सारे नन्हे पक्षियों को खा चुकी थी। उसका तो बस यही काम था, दिन भर वे झूले के अंदर छुपकर बच्चों को खाती थी और रात को आकर वे उस सेब के पेड़ के अंदर छुप जाती थी। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी बेटी के वापस न आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और सारी रात वे इसी बारे में सोचती रहती है। यही सोचते सोचते मीनू चिड़िया की आंख लग जाती है और आज रात वे एक सपना दिखती है। चलो मनोचिड़े, आज मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूलने आ रही हूँ। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ झूला झूलने चली जाती है। तभी जब मानो चिड़ा झूले से फिसलता हुआ अंदर जाता है तो मीनू चिड़िया देखती है कि कोई कपड़े में छुपा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी था, जिस चाकू से वे मानो चिड़े को मार डालता है। तभी इतना भयानक सपना देखकर मीनू चिड़िया की फौरन से आँख खुल जाती है। हाय रे, ये कैसा सपना था? मेरा मनोचिड़ा जरूर जरूर उस झूले में ही कुछ है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। बस रात ढलती है और सुबह जाती है और सुबह सवेरे ही मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना सपना सुनाती है। पक्षियों, मुझे लगता है उस झूले में बाजू चील या कोई सांप छुपा हुआ है जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रहा है। क्योंकि मुझे पता है पक्षियों, मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर उस झूले में कुछ तो है ऐसा। तो अब हम ऐसा क्या करें? जो झूले में छुपा बैठा है, हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उस झूले में जो कोई छुपा है वो जरूर हमसे ताकतवर है, इसीलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर पक्षियों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय सब पक्षियों को बताती है। तो ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हारे उपाय के अनुसार कोई भी बच्चा आज उस झूले में नहीं जाएगा। घर पर आकर मीनू चिड़िया शनु चिड़िया की गुड़िया में एक बॉम्ब बांध देती है और वे बॉम्ब वाली गुड़िया लेकर फौरन उस झूले के पास चली जाती है। जिस तरह बच्चे फिसलकर उस झूले के अंदर जाते थे, बस उसी तरह मीनू चिड़िया भी उस बॉम्ब वाली गुड़िया को छोड़ देती है और वे फिसलते फिसलते उस झूले के अंदर चली जाती है। बाजू चील समझती है कि कोई नन्हा पक्षी आया है। वे फौरन से चोंच मारती है, तभी ये बॉम्ब जोर से फटता है। बॉम्ब फटने की वजह से वे झूला तो पूरी तरह से टूट फूट जाता है और बाजू चील भी बुरी तरह मर जाती है। बस बॉम्ब की आवाज़ सुनकर वे सारे पक्षी ये देखने फौरन से वहाँ पर आते हैं। ये देखो भाई, बाजू चील की लाश। इस दुष्ट चील ने अब तक न जाने कितने मासूम बच्चों को मार कर खा लिया। पर कालू कौवे, इस बाजू चील को बिल्कुल ठीक सजा मिली है। हमने इससे अपने बच्चों का बदला ले लिया। बाजू चील के मरने की वजह से अब जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो रानी, आज मैं कितना ज्यादा कमा कर लाया हूँ। आज मैंने पक्षियों को 2 मजबूत घर बनाकर बेचे हैं। अरे वाह भाई, ये तो आपका लकड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ आप बस लगे रहें इसी काम में। कालू कौवा जंगल के फालतू पेड़ जिस पर किसी पक्षी का घोंसला नहीं था, वे काटकर पक्षियों को घर बनाकर देता था और इस तरह कालू कौवे का काफी मुनाफा हो जाता था।
एक दिन कबूतर कालू कौवे के पास कालू कौवे के घर में आता है। कालू कौवे, तुम मुझे मजबूत लकड़ियों का घर बनाकर दो। जो दाम बोलोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए भी मजबूत लकड़ियों का घर बना दूंगा। ठीक है कालू कौवे, पर हाँ, पैसे मैं तुम्हें घर बनने के बाद ही दूंगा। नहीं नहीं कबूतर, पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा उसूल है, पैसे पहले काम बाद में। क्या कालू कौवे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितने सालों से जंगल में रह रहा हूँ। क्यों कबूतर, क्या तुम हमारे फूफी के बेटे हो? पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे। कबूतर कालू कौवे को पैसे देकर वहां से चला जाता है। भोजन तो आपने कर लिया है, अब बस आप सो जाए आराम से। वैसे भी कल सुबह आपको जल्दी उठकर कबूतर का घर बनाना है। सुबह होते ही कालू कौवा जंगल में एक बड़े पेड़ को काट देता है और उस पेड़ की लकड़ियों से कबूतर का घर बनाना शुरू कर देता है। बताओ बताओ कबूतर, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है कालू कौवे, पर ये बताओ, इसमें बारिश का पानी तो नहीं आएगा ना? अगर बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर आ जाए तो मुझसे आकर पैसे वापस ले जाना। ये कालू लकड़हारे का काम है, इतना कच्चा काम नहीं करता मैं। कालू कौवा कबूतर का घर बनाकर अपने घर पर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? रानी, नजर लग गई, नजर लग गई मेरे काम पर किसी पक्षी की। क्यों क्यों क्या क्यों क्यों क्या हो गया कालू जी? कल तक तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो आज क्या हो गया? मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, परंतु अब मुझे इस जंगल में कोई भी फालतू पेड़ नहीं मिलता जिसको काटकर मैं पक्षियों को घर बनाकर दूं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं और बाकी के पेड़ पक्षियों ने खरीद कर रखे हुए हैं। मैं क्या करूं रानी? अगर मुझे पेड़ ही नहीं मिले तो मैं पक्षियों को घर कैसे बनाकर दूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तो हमारे पास एक ही हल है कि आप शहर जाकर कम दामों में लकड़ियां खरीद कर लाएं और फिर अपना व्यापार दोबारा से शुरू करें। नहीं रानी, मुफ्त की लकड़ियों में जो मुनाफा मिलता है उतना मुनाफा नहीं होगा मेरा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं रात को जब सब पक्षी सो जाएंगे तो पक्षियों के खेतों से जाकर उनके पेड़ काट लूंगा। इस तरह किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा धंधा चलता ही रहेगा। हाँ, उपाय तो अच्छा है, मैं भी आपका साथ दूंगी। आप पेड़ काटना और मैं नजर रखूंगी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने बाग में काम करके वापस अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया के बाग में लालची कौवा और कौवी लकड़ियों की तलाश में आ जाते हैं। वाह कालू जी, मीनू चिड़िया के बाग में तो बहुत सारे बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं। चलें, अब आप अपना काम शुरू करें, मैं नजर रखती हूँ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कालू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है और पेड़ काट के उसकी सारी लकड़ियां अपने साथ ले जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा तो कितना नुकसान हो गया। आखिर रात को कौन चोर लकड़हारा मेरा सेब का पेड़ काट के ले गया? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जंगल का कोई पक्षी तो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर दूसरे जंगल से ही कोई लकड़हारा पेड़ काट कर ले गया होगा। आज रात फिर से कालू कौवा चिड़िया के बाग से लकड़ियां चुराकर वहां से भाग जाता है। चलो रानी, अब तोते के बाग में चलते हैं। मैंने देखा है वहाँ पर बड़े बड़े अमरूद के पेड़ लगे हैं। हम जाकर अमरूद का पेड़ काटते हैं अब। फिर क्या था, कौवा और कौवी तोते के बाग से भी अमरूद के पेड़ की लकड़ियां काटकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होती है तो ये देखकर तो तोता और मीनू चिड़िया दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। न जाने कौन दुष्ट है जो हमारे पेड़ काट रहा है।
उसको पता नहीं कि हम पेड़ कितनी मुश्किलों से लगाते हैं और वे एक रात में ही हमारे पेड़ काट कर ले जा रहा है। अगर इसी तरह हमारे बाग के सारे पेड़ कट गए तो हम क्या करेंगे? हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा फिर। कालू कौवे की वजह से तोता और मीनू चिड़िया अब और ज्यादा परेशान हो गए थे। और वहीं कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि कालू कौवे के पास अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो रानी, मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो देखो, मेरा मुनाफा और भी ज्यादा होने लगा है अब। कालू कौवे की लालच तो अब और भी ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही थी। अगले दिन कालू कौवे के पास उल्लू सेठ आते हैं। काफी तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी कि तुम बहुत मजबूत घर बनाते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास चला आया। कालू कौवे, मुझे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाना है और वो भी बहुत मजबूत। हाँ हाँ उल्लू सेठ, मैं आपका बड़ा सा घर बना दूंगा। घर तो तुम बना दोगे, पर हाँ, मुझे अपना घर सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ की लकड़ियों से ही बनवाना है। ये सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। आम का पेड़, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जंगल में एक भी आम का पेड़ नहीं है। पर मैं क्या करूं? मैं उल्लू सेठ को मना भी नहीं कर सकता। चलो कुछ करूंगा, कहीं से भी आम के पेड़ की जुगाड़ कर ही लूंगा। अगर मैंने मना कर दिया तो मोटी कमाई मेरे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपके लिए बना दूंगा बड़ा सा घर, बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दें। अब कालू कौवा आम के पेड़ की लकड़ियों की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है। मैं तो दूसरे जंगल भी आ गया, पर अभी तक मुझे यहाँ पर भी कहीं आम का पेड़ नहीं मिला। कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है तो इसे एक जगह पर एक विशाल आम का पेड़ मिल ही जाता है। मिल गया मुझे आम का पेड़। अब जल्दी से इस बड़े से पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियों से उल्लू सेठ का घर बनाना शुरू कर देता हूँ। कालू कौवा जरा सी भी देरी नहीं करता और उस बड़े से आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में कालू कौवा उस बड़े से आम के पेड़ को बीच में से आधा कर देता है। आम का पेड़ कटते ही उस पेड़ का मालिक रानी कौवी का भाई वहां पर आ जाता है। कालू कौवे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कितनी मेहनत से अपना ये आम का पेड़ लगाया था, अभी ही इस पर आम लगे थे और तुमने मेरा पेड़ ही काट दिया। कालू कौवे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें अब। रानी कौवी का भाई बहुत गुस्से में कालू कौवे को बहुत मारने लगता है। रानी कौवी के भाई की मार की वजह से कालू कौवे को अब सबक मिल गया था और कालू कौवा अब शहर से लकड़ियां खरीदकर पक्षियों को घर बनाकर देता था। ये कहानी कालू कौवे और इसकी पत्नी रानी कौवी की है। कालू कौवा काफी गरीब था। वे अमीर होना चाहता था, परंतु वे कुछ नहीं कर पा रहा था। कालू जी, शादी से पहले तो मेरे भाई ने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। जो चाहती थी वो खाती थी। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी मुझे। परंतु जब से आपसे मेरी शादी हुई है, आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। रानी, अब बस भी करो। शादी से पहले मैं जो भी कमाता था वो खुद पर उड़ाता था और बहुत ज्यादा खुश था मैं। हाँ हाँ भाई, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं चली जाती हूँ वापस अपने भाई के घर। अरे अरे रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। देखना तुम, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा, परंतु बस तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। बस कालू जी, मुझसे ये गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती। आप बस जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू करें, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस अब कालू कौवा तो हर समय काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। काश कोई ऐसी लॉटरी हाथ लग जाए जिससे मैं खुद ब खुद अमीर हो जाऊं और मेरे मजे आ जाएं। तभी वहां पर मीनू चिड़िया आती है। क्या बात है कालू कौवे, इतनी गर्मी में इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, मैं बस अमीर होना चाहता हूँ
और तुम तो जानती हो ना कि अमीर होना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम कोई कारोबार कर लो तो तुम अमीर हो सकते हो। मीनू चिड़िया, कारोबार के लिए भी पैसे चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं। अरे तो ये कौन सी मुश्किल वाली बात है। उल्लू सेठ से तुम पैसे उधार पर मांग लो और फिर जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उन्हें लौटा देना। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, इस बढ़ती हुई गर्मी में मैं कारोबार चलाने की मेहनत नहीं कर सकता। देखो भाई, मेहनत के बिना तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। अब तुम देख लो, तुम्हें मेहनत करनी है या फिर नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी जंगल में नए बबलू कौवा और इसकी बहन सोनी कौवी रहने आते हैं। अगले दिन ही वे दोनों बहन भाई जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके ऐलान करते हैं। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी बहन सोनी कौवी इस जंगल में नए रहने आए हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ और मैं अपनी बहन को जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दूंगा। अरे वाह, ये कौवा तो अमीर होने की लॉटरी है। अगर मेरी इस सोनी कौवी से शादी हो जाए तो मेरा तो अमीर होने का सपना पूरा हो जाएगा और रानी कौवी भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। परंतु यार, रानी कौवी तो कभी मेरी दूसरी शादी होने ही नहीं देगी। चलो रानी कौवी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन से रानी कौवी के पास जाता है। रानी रानी, तुम यहाँ घर में बैठी हो, क्या तुमने सुना नहीं? क्या कालू जी, मैंने क्या नहीं सुना? रानी, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, बबलू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। बबलू कौवे ने ऐलान किया है कि वे अपनी बहन सोनी कौवी को जहेज में एक बड़ा सा घर और एक सब्जियों का बड़ा सा खेत देगा। अब जो कौवा भी सोनी कौवी से शादी करेगा उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही सोनी कौवी से शादी कर लूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। क्या दूसरी शादी? कालू जी, कभी नहीं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने भैया के पास चली जाऊंगी और आपको अपने भैया से बहुत मार पिटवाऊंगी। अगर मैं सोनी कौवी से शादी कर लूँगा तो वे बड़ा सा घर और वे सब्जियों का खेत मेरा हो जाएगा और शादी के बाद तो ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूँगा और उसके बाद मैं सोनी कौवी को छोड़ दूँगा। फिर सब कुछ हमारा होगा, हम आराम से अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। क्या सच कालू जी, ऐसा हो सकता है? तो ठीक है भाई, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। वाह रानी, ये हुई ना कोई बात। अब देखो हमारे दिन फिरने वाले हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा फौरन बबलू कौवे के घर पर जाते हैं। बबलू भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे सोनी कौवी बहुत पसंद आई। बबलू भाई, ये मेरे पति कालू जी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कालू जी की शादी आपकी बहन सोनी कौवी से हो जाए ताकि हमारा भला हो जाए। क्या क्या मतलब आपका? मेरी पत्नी का मतलब है कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूँ ताकि आपका भी भला हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है। सोनी कौवी, क्या तुम कालू कौवे से शादी कर लोगी? जी जी भाई, आपकी बात सर आंखों पर। मैं कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, तो फिर ठीक हो गया। अब हम सोनी कौवी और कालू कौवे की जल्द ही शादी करवा देंगे। अच्छा बबलू भाई, जहेज तो आप शादी वाले दिन ही देंगे ना? नहीं नहीं कालू कौवे, जहेज में शादी के एक दिन बाद दूंगा। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी लालच में वहाँ से चले जाते हैं। जब सारे पक्षियों को ये बात पता लगती है तो सारे पक्षी तो हैरान रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा सिर्फ अमीर होने के लिए सोनी कौवी से शादी कर रहा है, वरना उसे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, देखो तो जरा, रानी कौवी भी लालच के चक्कर में अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। अगले दिन शादी की सारी सजावट हो जाती है। सोनी कौवी दुल्हन बन जाती है। कालू कौवा तो आज बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। कालू जी, ज्यादा खुश मत हो, याद है ना आपको अपना वादा कि शादी के बाद घर और वे खेत अपने नाम करके आप सोनी कौवी को छोड़ देंगे। हाँ हाँ रानी, मुझे सब याद है। सोनी कौवी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए
अमीर होने की एक लॉटरी है। अब बस ये बातें मत करो वरना कोई सुन लेगा। अरे वाह वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लगी कालू कौवे। क्या किस्मत पाई है तुमने। बस बस पक्षियों, मेरे पति के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शादी में आए हो ना तो तमीज से रहो। बस फिर सोनी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही कालू कौवा सोनी कौवी से कहता है, अरे सोनी कौवी, अपने भाई से कहो ना कि वे बड़ा सा घर और वे खेत मेरे नाम कर दें, ताकि हम उस बड़े से घर में जाकर आराम से रहें। इस घर में रह रहकर तो मैं कंटाल गया हूँ। मुझे अब बड़े से घर में जाकर रहना है। पति जी, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। मेरे भाई ने जो भी ऐलान किया था वे सब झूठ था, ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। असल में बात यह है कि मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जभी तो मेरी शादी किसी भी कौवे से नहीं हो रही थी। इसीलिए मेरे भाई ने झूठ बोला ताकि मेरी शादी किसी न किसी कौवे से हो जाए, और देखें तो मेरी शादी आपसे हो गई। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनी कौवी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, है ना? अरे भाई छोड़ो ना मजाक को, अपने भाई से बोलो कि जल्दी से हमें वे बड़ा सा घर दे दें। पति जी, जो सच था मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है, यकीन करें या फिर नहीं। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। रानी, हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो चलो, मेरे घर से फौरन जल्दी बनो। पति जी, अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊंगी और मिट्टू महाराज से जाकर कहूंगी कि शादी के पहले ही दिन आपने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। फिर आपको पता लगेगा जब मिट्टू महाराज आपको लंबी सज़ा सुना देंगे। अरे बाप रे बाप रानी, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँ? बस कालू जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेहनत करके कोई अपना कारोबार कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आपको तो लॉटरी खेलनी थी ना, खेल ली आपने लॉटरी, मज़ा आ गया आपको। कालू जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप पर। अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और पति जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे घर से निकालना चाहते हो ना? फिर कालू कौवे की दोनों पत्नियां मिलकर कालू कौवे को डंडे से मारने लगती हैं। अरे अरे, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गया। अब तो मेरी दोनों पत्नियां मुझे मार रही हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवे की दोनों पत्नियां कालू कौवे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठा देती हैं। अरे भाई, मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया है? पता है ना कि मैं देर से उठता हूँ। हाँ कालू जी, देर से उठते थे आप, परंतु अब नहीं। अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और हम दोनों के लिए भोजन जमा कर कर लाएंगे, वरना कल वाली मार तो आपको याद ही होगी ना। चलो चलो पति जी, अब जल्दी से भोजन ढूंढ कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा सुबह ही सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता है। अब तो कालू कौवे को अपनी दो दो पत्नियों के लिए भोजन ढूंढना था। अब इस तरह कालू कौवे को अपनी आलसीपन की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पहाड़ों के पीछे वाले जंगल में एक बड़ा सा स्कूल था, जहाँ पर सभी नन्हे पक्षी अच्छे से पढ़ाई करते थे। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट और नरम मुलायम बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हर रोज बाजू चील स्कूल के बाहर खड़ी छुपकर बच्चों को स्कूल में जाता हुआ देखती। उसका मन बच्चों को खाने के लिए ललचा रहा था। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं इन सभी बच्चों को एक साथ पकड़ के अपने फ्रिज में डाल दूं और फिर रोजाना एक एक बच्चे को मैं खाती जाऊं। अरे टीचर्स, मेरी बात सुने। मेरे भाई की शादी हो रही है, इसीलिए मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ। अब मेरे बिना आप दोनों को ये स्कूल अच्छे से चलाना होगा। प्रिंसिपल सर, आप चिंता ही ना करें। जैसे ये स्कूल आपका है वैसे हमारा भी है। आप निश्चिंत होके जाएं। वापस आएंगे तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
हाँ, मीनू टीचर ठीक कह रही हैं। हम बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बस फिर निश्चिंत होकर प्रिंसिपल सर स्कूल से छुट्टियों पर चले जाते हैं। पर ये सब कुछ बाजू चील देख लेती है। अरे वाह, जैसा मैं चाहती थी वैसा होगा। मुझे उपाय मिल गया। अब मैं स्कूल के अंदर जा सकती हूँ। बस फिर बाजू चील एक पढ़ी लिखी होनहार टीचर बनकर स्कूल के अंदर घुस आती है। बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे ये बताओ, ये दोनों टीचरें आप सबको कैसा पढ़ा रही हैं? चील को देखकर सभी नन्हे बच्चे और टीचर्स डर जाते हैं। तुम कौन हो चील, और हमारे स्कूल में कैसे घुस आई? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बच्चों को खाने नहीं दूंगी। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हें बच्चा खाने वाली चील लगती हूँ? मैं एक पढ़ी लिखी होनहार चील हूँ। उल्लू प्रिंसिपल छुट्टी लेकर गए हैं तो उनकी जगह मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। उल्लू प्रिंसिपल ने तो हमें किसी भी नए प्रिंसिपल के आने की कोई बात नहीं बताई थी। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरी बात सुनो, मैं उल्लू प्रिंसिपल की दूर की मौसी हूँ, और अगर तुम दोनों टीचर्स मेरा यकीन नहीं करोगे तो मैं अभी उल्लू प्रिंसिपल से बात करके तुम दोनों को स्कूल से निकलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी नौकरी यहाँ पर बहुत मुश्किलों से लगी है। ऐसा ना करना तुम। चलो ठीक है, तुम दोनों टीचर्स बच्चों को पढ़ाओ, बाकी स्कूल के सारे काम मैं देख लूँगी। इतना बोलकर बाजू चील प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मुझे तो शक है इस पर। ऐसा लग रहा है ये हमसे झूठ बोल रही है। हम इन सारे बच्चों को चील के जाल से बचकर भागना सिखाते हैं ताकि बाद में इन बच्चों के लिए आसानी हो। और जब उल्लू प्रिंसिपल वापस आएंगे तो इस चील का खुद ब खुद राज फाश हो जाएगा। देखो मीनू चिड़िया, तुम ये जानती हो हमें ये स्कूल की नौकरी कितनी मुश्किलों से मिली है। अगर हमने उस चील पर भरोसा नहीं किया तो वे उल्लू प्रिंसिपल से कहकर हमें स्कूल से निकलवा देगी। बस फिर दोनों टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह बाजू चील दोनों टीचर्स को अपने ऑफिस में बुलाती है। कल उल्लू प्रिंसिपल के भाई की शादी है, इसीलिए मैं भी वहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी मौसी हूँ। कल स्कूल बंद रहेगा, तुम दोनों टीचर्स और बच्चे छुट्टी करोगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी बच्चों के पास जाकर उन्हें ये बात बता देती हूँ। नहीं, बच्चों को ये बात मैं खुद बताऊंगी। बच्चे तो छुट्टी का सुनकर खुश हो जाएंगे। बस आप दोनों टीचर्स अभी अपने घर जाएं। धन्यवाद चील प्रिंसिपल, मैं बहुत थक गया हूँ। शुक्र है कल छुट्टी है। अब मैं कल सारा दिन आराम करूँगा। मीनू चिड़िया और तोता अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु वे चालाक बाजू चील कल की छुट्टी के बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताती। कल जब सारे बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्कूल पूरा खाली होगा, कोई टीचर नहीं होगी। मैं बच्चों को आराम से पकड़ लूंगी। दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सुबह बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए चले जाते हैं। हाय रे कालू जी, भैया का फोन आया था। भैया की बेटी को चील पकड़ कर ले गई। मेरे भैया कितने परेशान होंगे। ये सब भाभी की वजह से हुआ है। बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किया, चील ने ऐसा किया। मम्मा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे एक जोर से पंच मारूंगा, उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। राजू कौवे को तो उस चील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे फिर स्कूल चला जाता है। अरे ये क्या, आज कोई टीचर स्कूल क्यों नहीं आई? हम बच्चे तो स्कूल में अकेले हैं। अकेले नहीं हो प्यारे बच्चों, मैं हूं ना। आज मैं तुम सबको अपना शिकार बनाऊंगी, सबको मार डालूंगी। काफी दिनों से तुम बच्चों पर नजर थी मेरी, पर आज तुम सारे बच्चे मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे मीनू टीचर ने ठीक कहा था, ये चील खतरनाक है। अब हमारा क्या होगा? हम सब डर क्यों रहे हैं? टीचर्स ने हमें डरना नहीं सिखाया।
हम तो बहादुर बच्चे हैं। ओ चील, तुम में अगर हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारी नानी ने याद दिलवा दी तो कहना। बच्चा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें, तुझे तो अब मैं सबसे पहले मार कर खाऊंगी। अरे दोस्तों, हम इस चील से कैसे बचेंगे? ये तो हमें मारकर खा जाएगी। याद करो दोस्तों, मीनू टीचर ने हमें सिखाया है कि हमें चील से बचकर कैसे भागना है। तुम सब बच्चे हो, अगर चील कभी तुम्हें पकड़ ले तो सबसे पहले उससे डरना नहीं। पहला काम ये करना कि चील से नजर बचाकर उसकी पूंछ पकड़ लेना, क्योंकि इस तरह उसे बहुत दर्द होगा। फिर तुम बच्चे वहां से भाग सकते हो और वे चील अपनी पूंछ को ही लेकर बैठी रहेगी। बच्चों को याद था कि उनकी मीनू टीचर ने उन्हें क्या सिखाया है। फिर राजू कौवा बिना डरे भागता हुआ बाजू चील के पास जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर जोर से खींचने लगता है। ओई माँ, मेरी पूंछ छोड़ दे, मेरी पूंछ छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राजू कौवा बहुत जोर से पूंछ खींच रहा था। तभी बच्चे रस्सी लेकर आते हैं और उस रस्सी से बाजू चील को कस के बांध देते हैं। चलो दोस्तों, अब ये चील हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। बच्चे तो बहुत समझदार थे। वे सारे बाजू चील को बांधकर उसे बहुत मारते हैं। यूं ही बच्चे बड़ी बहादुरी से बाजू चील का हाल से बेहाल कर देते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। उल्लू सेठ, मुझे 50,000 रुपए दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा बीमार है, उसके पैरों में कैंसर हो गया है। अगर उसके पैरों का इलाज न करवाया तो डॉक्टर उसके पर काट देंगे और मेरा बेटा फिर कभी नहीं उड़ पाएगा। कालू कौवे, तुम मुझसे 2-3 हजार रुपये मांगते तो मैं तुम्हें दे देता, पर 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है, तो मुझे वापस कभी नहीं कर पाओगे। उल्लू सेठ, हम पर दया करो, अड़ोस पड़ोस के सभी जंगलों में सबसे अमीर हो आप। अगर आप हमें उधार नहीं दोगे तो हम किससे मांगेंगे? आपका भी तो बेटा है, आप इसी का सोचकर हमें पैसे उधार पर दे दो। अरे नाना, मेरे बेटे को अपने बीमार बेटे से ना मिलाओ। मेरा बेटा तो बहुत प्यारा और बहुत तंदुरुस्त है। जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। उल्लू सेठ कालू कौवे को पैसे उधार पर देने से साफ मना कर देता है। कालू कौवा और रानी कौवी उदास होकर अपने घर चले जाते हैं। हाय रे कालू जी, अब क्या होगा? वे उल्लू सेठ कितना स्वार्थी निकला। आपने पूरे 5 साल उसके खेत में काम किया, फिर भी उसने हमारी जरा मदद ना की। मम्मा मम्मा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बेटे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इलाज करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। तुम दोबारा से आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकोगे। कालू कौवा और रानी कौवी बड़े ही परेशान थे। उन्हें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना था। वे दोनों जा रहे थे, तभी उन्हें सामने पीपल का एक घना सा पेड़ नजर आता है। रानी, ये पीपल का पेड़ तो बिल्कुल आम के पेड़ जैसा घना है। इसके पत्ते भी बिल्कुल आम के पेड़ जैसे हैं। हाँ कालू जी, परंतु इस पीपल के पेड़ के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? रुको रानी, मैं बस अभी आया। कालू कौवा बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। वे आम की बड़ी सी दुकान पर आकर 5 किलो आम खरीदकर रानी कौवी के पास ले जाता है। अरे कालू जी, ये क्या? पहले ही पैसों के लाले पड़े हैं, ऊपर से आप इतने सारे आम लेकर आ गए। अरे पगली, ये तो मेरा उपाय है। मैं ये आम खाने के लिए नहीं लाया, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है, बस तुम देखती जाओ। कालू कौवा एक एक करके उन आमों पर गिलू लगा रहा था और वे गिलू से आम उस पेड़ पर चिपका रहा था। कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू कौवा तो एक एक करके पेड़ पर आम चिपकाया जा रहा था। कुछ ही देर में वे कालू कौवा पीपल के पेड़ पर वे सारे आम चिपका देता है। अब तो वे पीपल का पेड़ बिल्कुल आम का पेड़ लग रहा था।
क्यों रानी, अब लग रहा है ना ये आम का पेड़? मैंने पूरे जंगल में सबसे मदद मांगी, पर किसी ने भी मुझे उधार पर पैसे नहीं दिए। अब मुझे ये गलत रास्ता चुनना ही पड़ेगा। क्या मतलब कालू जी, आप इस पीपल के पेड़ को आम का पेड़ बना के बेचोगे? हाँ रानी, अब यही करना पड़ेगा। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों कौवे बुरे नहीं थे, परंतु ये परिस्थिति उनसे गलत काम करवा रही थी। कालू जी, फिर जल्दी से इस आम के पेड़ का कोई सौदेदार ढूंढ लो, वरना ये सारे आम तो लगे लगे काले हो जाएंगे। हाँ, चिंता ना करो, मैं आज की आज ही किसी दूसरे जंगल से सौदागर ढूंढ के लाऊंगा जो इस पीपल के पेड़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता होगा। बस फिर क्या, कालू कौवा अड़ोस पड़ोस के जंगलों में निकल जाता है। कबूतर भाई, मेरी बात सुनना। क्या इस जंगल में ऐसा कोई पक्षी है जो मुझसे मेरा आम का पेड़ खरीद ले? हाँ हाँ, इस जंगल में एक मीनू चिड़िया है। वो बहुत अमीर है, उसका तो अपना फलों का बाग है। वो तुमसे जरूर तुम्हारा आम का पेड़ खरीद लेगी। कबूतर फिर मीनू चिड़िया का पता बताता है और कालू कौवा खुशी खुशी मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। क्या बात है कौवे, तुम यहाँ मेरे बाग में क्यों आए हो? जरूर तुम मीनू चिड़िया हो, है ना? हाँ, मैं ही मीनू चिड़िया हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अपना एक आम का पेड़ बेचना है। पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझसे मेरा भी आम का पेड़ खरीदोगी? मैं मिट्ठू महाराज के जंगल में रहता हूँ और वे पेड़ भी वहीं पर है। अरे वाह, मैं तो काफ़ी समय से आम का पेड़ खरीदना चाह रही थी। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। और मिट्ठू महाराज का जंगल तो मुझे बहुत पसंद है। अगर वे पेड़ मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। कालू कौवा फिर खुशी खुशी मीनू चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल में ले आता है। मीनू चिड़िया, ये है मेरा आम का पेड़। इसके मैं पूरे 50,000 रुपये लूँगा। पेड़ पर तो काफ़ी सारे आम लगे हैं और ये पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा घना है। ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारा ये आम का पेड़ खरीद लेती हूँ। दिखने में वे पीपल का पेड़ आम के पेड़ जैसा लग रहा था, इसी वजह से मीनू चिड़िया को भी कोई शक नहीं होता। ये लो पैसे, पूरे 50,000 रुपये। आज से ये आम का पेड़ मेरा हुआ। अब से मैं अपने फलों के साथ ये आम भी बेचूंगी। कालू कौवे ने मीनू चिड़िया को धोखा दिया था, पर उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। कालू कौवा फिर फौरन वहां से चला जाता है और वे अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। रानी, अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे पास पैसे आ गए हैं। थोड़ी देर में राजू कौवे का ऑपरेशन हो जाता है। अब राजू कौवे का पर बिल्कुल ठीक था। शुक्र है मेरा बेटा ठीक हो गया। अब कुछ ही महीनों के बाद मेरा बेटा दोबारा से उड़ने लगेगा। बेटे के ऑपरेशन हो जाने की वजह से कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश थे। यूं ही फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। पीपल के पेड़ पर चिपके हुए आम अब खराब होने लगे थे। अरे, ये सारे के सारे आम अचानक से काले कैसे होने लग गए? तभी एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। ये आम तो बिल्कुल सड़ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ पर लगे लगे आम खराब कैसे हो गए? मीनू चिड़िया आम को गौर से देखती है तो उस आम पर तो सफेद सफेद गिल्लू लगी हुई थी। हाय रे, ये क्या? इन सभी आम पर तो गिल्लू लगी हुई है। इसका मतलब ये सारे आम गिल्लू से चिपके हैं। तभी वहां पर उसी जंगल में रहने वाला तोता आता है। अरे अरे, इस पीपल के पेड़ पर आम किसने चिपका दिए? ये क्या मजाक है? क्या ये पीपल का पेड़ है? हाँ हाँ चिड़िया, ये पीपल का पेड़ है। मैं तो कई सालों से इसी जंगल में रह रहा हूँ, मुझे सब पता है। अब मीनू चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवे ने मीनू चिड़िया को धोखा दिया है। मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था उस कौवे का? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
मीनू चिड़िया फिर तोते से ही कालू कौवे का घर पूछती है और फिर गुस्से में वे कालू कौवे के घर चली जाती है। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास काम करूंगा, पर मुझे माफ कर दो। हाँ मीनू चिड़िया, कालू जी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहते थे, परंतु हालात ही ऐसे थे। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे बेटे के पर में कैंसर था। अगर इसका जल्दी इलाज ना होता तो ये मर जाता। हाँ, तुम्हारे दिए हुए पैसों से मेरे बेटे की जान बच गई। अब अगर तुम बोलोगी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास काम करने को तैयार हूँ। कालू कौवे, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे पहले बताते, मुझसे मदद तो मांगते। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। तुम ठीक कह रही हो, पर हमने बहुत से पक्षियों से मदद मांगी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। सच्चाई पता लगने पर मीनू चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और वापस से अपने जंगल चली जाती है। अरे, ये मेरा फ्रिज काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा ये तो। मम्मा, ये तो कल से खराब है। मैंने फ्रिज में ठंडा पानी रखा था, पर वो भी गर्म हो गया। हाय रे, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे फ्रिज में तो काफी सारा मांस पड़ा है, वो सब खराब हो जाएगा। अब मैं इस मांस का क्या करूंगी? ये मांस तो है भी बहुत सारा, हम एक दिन में ये खा भी नहीं सकते। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को बुला के ले आता हूँ, ये सारा मांस फ्राई कर देंगे, फिर मेरे दोस्तों के साथ मैं पार्टी करूँगा। ये बात सुनकर बाजू चील सोचती है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दे दूँ। नाम भी हो जाएगा कि बाजू चील ने पार्टी दी है, और मेरा ये मांस भी खराब होने से बच जाएगा। मम्मा, पहले मैंने बोला था मेरे दोस्तों की पार्टी होगी। चुप करो तुम, ज्यादा ना बोला करो। मैं अपनी दोस्तों को पार्टी का न्योता देती हूँ। वैसे भी काफी समय गुजर गया, मैंने अपने दोस्तों को दावत पर नहीं बुलाया। बस फिर बाजू चील अपने दोस्तों को न्योता देने चली जाती है। चंपा चील का घर यहाँ से करीब है, पहले मैं उसी के पास जाती हूँ। दावत का सुनकर वे तो खुश हो जाएगी। बाजू चील चंपा चील के घर चली जाती है। अरे बाजू चील, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? चंपा चील के साथ तो बाजू चील की दूसरी दोस्त लैला चील भी बैठी हुई थी। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया कि लैला चील तुम भी यहाँ पर हो। अब मुझे तुम्हारे घर पर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों बाजू चील, तुम मेरे घर में आ रही थी? मुझसे कोई काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम दोनों को न्योता देने आई हूँ। आज शाम को मेरे घर में मांस की पार्टी है, इसलिए शाम को तुम दोनों को पार्टी में जरूर आना है। क्या पार्टी? अरे वाह बाजू चील, कितना समय गुजर गया, हम दोस्तों ने साथ बैठकर पार्टी नहीं की। हाँ, आज शाम को तो मजा आ जाएगा पार्टी में। मैं तो बहुत सारा मांस खाऊंगी। वैसे दोस्तों, यहाँ आते आते मुझे बहुत देर हो गई। कुछ देर में शाम हो जाएगी और मुझे घर जाकर मांस बनाने की तैयारी भी करनी है। मुझे जाना है जल्दी। क्या तुम दोनों मेरा एक काम कर दोगी? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या काम है? मैंने राशि चील को दावत नहीं दी, उसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। अब मैं उसके घर जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करना, तुम दोनों उसे पार्टी का न्योता दे देना, ताकि शाम में वो भी हमारी पार्टी में आ जाए। हाँ हाँ, तुम चिंता ही ना करो, हम दोनों जाकर राशि चील को पार्टी का न्योता दे आएंगे। बस फिर बाजू चील वापस अपने घर चली जाती है। चलो लैला चील, हम राशि चील के पास जाकर उसे पार्टी की दावत दे आते हैं। अरे, क्या तुम पागल हो गई हो चंपा? तुम्हें पता नहीं बाजू चील कितना मजेदार मांस बनाती है, और राशि चील तो है भी कितनी भुक्कड़। अगर वे भी पार्टी में आएगी तो सारा मांस तो वे अकेले ही खा जाएगी, हम तो बस उसका मुंह देखते रह जाएंगे। हाँ, ये तो है। ठीक है, फिर हम बाजू चील से कह देंगे कि हमने तो दावत दी थी, पर शायद राशि चील को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वे पार्टी में नहीं आई।
ज्यादा मांस खाने की लालच में वे दोनों चीलें अपनी दोस्त राशि चील को दावत ही नहीं देती। हाय रे, बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। आज शाम को पार्टी में बहुत मजा आएगा। बाजू चील फिर रसोई में आकर पार्टी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। चंपा चील और लैला चील दोनों बाजू चील के घर में आ जाती हैं। कितना समय गुजर गया, मैंने बाजू चील के हाथ का मांस नहीं खाया। चलो आज उससे मिलने जाती हूँ और इसी बहाने उससे मांस बनवा कर खाऊंगी। राशि चील बाजू चील से मिलने उसके घर जा रही थी, पर उसे क्या पता था बाजू चील के घर में तो पार्टियां चल रही हैं। वाह बाजू चील, क्या सुगंध आ रही है मांस की। वैसे तुमने आज हमारे मजे करवा दिए जो हमें पार्टी में बुला लिया। खिड़की से राशि चील बाजू चील के घर में पार्टी होते हुए देख रही थी। अरे ये क्या, यहाँ तो पार्टियां चल रही हैं। बाजू चील ने इन दोनों चीलों को पार्टी में बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। क्या मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ? ये सब देखकर राशि चील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे घर पर बाजू चील आती है तो खा खा के जाती है और इसने मुझे दावत पर नहीं बुलाया। रसोई में चूल्हे पर मांस बन रहा था। राशि चील खिड़की से अंदर आती है और वे सिलेंडर का वॉल तेज कर देती है, जिसकी वजह से चूल्हे की आग भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। करो करो और बातें करो। जब पार्टी का सारा भोजन जल भुनकर काला हो जाएगा तब मैं देखती हूँ ये सब क्या खाती हैं। बाजू चील, चंपा चील और लैला चील बातों में लगी हुई थीं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वहाँ चूल्हे पर तो सारा मांस जल रहा है। कुछ ही देर के बाद चूल्हे पर रखा हुआ सारा मांस जल भुनकर काला हो जाता है। अरे मम्मा सुनो सुनो, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? हाय रे, कहीं मेरा भोजन तो नहीं जल गया। बाजू चील फौरन रसोई में जाती है। वे आकर देखती है तो सारा मांस तो जलकर काला हो चुका था। हाय रे, सारा मांस जल गया। उन दोनों चीलों की वजह से मैं बातों में लगी और यहाँ सारा मांस जल गया। बाजू चील गुस्से में वापस बाहर चली जाती है। तुम दोनों ने मुझे बातों में लगाया, इसी वजह से सारा का सारा मांस जल गया। अब खाने को कुछ भी नहीं है, पार्टी सारी खराब हो गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सारा का सारा मांस जल गया। बाजू चील, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें रसोई से आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, कितना मन था हमारा खाने का। अब हम क्या खाएंगे? मुझे क्या बोल रही हो तुम दोनों? मेरी क्या गलती? कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही। जाओ, जाकर अपने घर में बैठो। राशि चील तो अपना काम करके हंसती हुई वहां से चली जाती है और वे दोनों चीलें भी वापस उदास होकर अपने घर चली जाती हैं। इस तरह उन दोनों को लालच की सजा मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं लालच करने से कुछ भी हाथ नहीं आता।